अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं होमियोस्टेसिस का। और होमियोस्टेसिस में मैं आपको ये अब मैं एक ही वीडियो बनाया करूँगा, क्वेश्चन आंसर्स की भी और उसकी भी जो एक्सप्लेनेशन है। रीज़न ये है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि वो एक्सप्लेनेशन की वीडियो को स्किप कर देते हैं और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो को देख लेते हैं बस, और काम करते हैं बस, और एक्सप्लेनेशन की वीडियो फिर मतलब नहीं देखते, या फिर वो यही टालते रहते हैं कि बाद में देख लेंगे बाद में देख लेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग साथ साथ समझते भी जाओ और साथ साथ काम भी करते जाओ। तो मैं अब यही करूँगा, ठीक है। एक ही वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा भी और आपको लिखवाऊंगा भी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का ये मतलब होता है, होमियोस्टेसिस किसे कहते हैं? होमियोस्टेसिस कहते हैं कि होमियो होमियो का मतलब होता है सेम, स्टेसिस का मतलब होता है मेंटेन करना। एम लिख रहा हूँ बस, एम फॉर मेंटेन, मेंटेन करना, कि किसी चीज को मेंटेन करना, किसी चीज के लेवल को मेंटेन करना। सेम का मतलब अगर एक चीज का लेवल है फॉर सपोज, ठीक है, और वो अपने लेवल से बढ़ रही है, तो उसको वापस सेम लेवल पर वापस लेकर आना। सेम लेवल, ओरिजिनल लेवल। सेम का मतलब ओरिजिनल कह लें आप, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल लेवल जो आपका नॉर्मल लेवल होता है, ओरिजिनल लेवल, सेम लेवल पे वापस लेकर आना। या अगर कोई चीज कम, किसी चीज की कमी हुई तो उसको फिर वापस सेम लेवल पे, ओरिजिनल लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे लेकर आना, इसको मेंटेन करना, इस लेवल को मेंटेन करना, इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस, इस प्रोसेस को। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब ये तो आपने डेफिनेशन समझ ली, ठीक है। अच्छा, ये कोई रीड इसको दे दीजिएगा, ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट सच नहीं है, वो टेस्ट करेगा, लेकिन आप लोग फिर भी इसको रीड कर लीजिएगा। सिर्फ इसमें ये बताया हुआ है, हाइड्रो, जैसे वाटर है, वाटर के लेवल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, एक टेम्परेचर का लेवल होता है, फिर एक एक्टिविटी का रेट होता है। रेट अगर ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी अच्छा नहीं होता, रेट अगर कम हो जाए, रेट का मतलब स्पीड, स्पीड मतलब अगर किसी एक्टिविटी की बहुत ज्यादा बढ़ जाए वो भी अच्छा नहीं होता। इसके अलावा वाटर का लेवल बहुत बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट का लेवल है, सॉल्यूट जिसे कहते हैं, सॉल्ट, शुगर वगैरह मिनरल्स हैं आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, हर एक चीज का एक नॉर्मल लेवल अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। और अगर उस चीज को बढ़ा दिया जाए तब भी नुकसानदेह, और अगर कम कर दिया जाए तब भी नुकसानदेह। तो इसका लेवल, इन तमाम लेवल, चाहे वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर हो चाहे एनिमल्स की बॉडी के अंदर हो, हमारी बॉडी भी और प्लांट्स की बॉडी भी अपने अपने इन तमाम हर चीज के लेवल्स को मेंटेन करती है, और इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इसमें प्रोसेस हैं वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, जो कोई भी चीज अगर आपके नॉर्मल लेवल से हटती है, अगर नॉर्मल एक चीज का लेवल है, या तो वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ठीक है। तो फिर हमारे अंदर एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं फीडबैक सिस्टम। ये फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? ए फॉर एक्टिवेट, एक्टिवेट हो जाता है। और ये एक्टिवेट होने की वजह से हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है, जो कि रिसेप्टर्स लेके जाते हैं। रिसेप्टर्स अभी क्या होते हैं वो अभी आपको जब कोऑर्डिनेशन कंट्रोल पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको पता चल जाएंगे रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स बस ये समझ लें आप, मैसेज, जो ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा मसला हुआ है, वो रिसेप्टर्स होते हैं। मैसेज ब्रेन को लेकर जाते हैं। कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर मतलब ब्रेन, योर ब्रेन इज योर कंट्रोल सेंटर। पे ब्रेन ऑर्डर देता है, और इस ऑर्डर के नतीजे में जो भी चीज वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, हाँ, जो भी लेवल्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। बस इसमें ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें, सब समझ भी आ रहा है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं पहले प्रोसेस की, प्लांट्स के अंदर, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन जो है, वाटर के लेवल को, वाटर के लेवल को
और सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करने का, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर वाटर भी और सॉल्ट के लेवल मेंटेन होते हैं। ज़्यादा बढ़ेगा तब भी मसला, कम होगा तब भी मसला। ठीक है, तो इन लेवल को मेंटेन करने को, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। चाहे वो प्लांट की बॉडी में हो चाहे एनिमल की बॉडी में हो, उसको ऑस्मो रेगुलेशन ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम अब भी आपके कोर्स में क्या दिया हुआ है प्लांट्स के बारे में, तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में आप, थर्म का मतलब होता है वैसे हीट होता है, लेकिन यहाँ पे थर्म का मतलब टेम्परेचर है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो थर्म का मतलब हीट होता है, लेकिन हीट किससे रिलेटेड होता है? आपका टेम्परेचर। ठीक है, हीट की वजह से टेम्परेचर होता है ना। हीट ज्यादा होगी या हीट कम होगी, आपका टेम्परेचर उस हिसाब से वेरी करेगा। ठीक है, चेंज होगा मतलब। तो टेम्परेचर के लेवल को मेंटेन करने को थर्मो रेगुलेशन। फिर एक्सक्रीशन। आपकी बॉडी में अभी तक कोई वेस्ट नहीं जमा है, जमा होता है तो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बॉडी में जीरो वेस्ट लेवल्स हैं बॉडी में, और होने भी यही चाहिए नॉर्मल बॉडी में। नॉर्मल बॉडी में जीरो वेस्ट लेवल्स होने चाहिए। ठीक है, उनको अगर वो लेवल्स बढ़ते हैं तो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा, उसको मेंटेन करेंगे। अगर लेवल्स बढ़ेंगे होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा। आपकी बॉडी नॉर्मली किस उस पर डिपेंड करती है कि वो उस अपनी बॉडी में कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रखती। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, लेटेक्स, ठीक है, गम्स, ये सारे वेस्ट सब्सटेंस हैं, सारे टॉक्सिक वेस्ट हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर ये वेस्ट बढ़ जाए आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी को जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएंगी। तो इन वेस्ट को एक्सक्रीट आउट किया जाता है। आप जो हो आइदर यूरिन के जरिए, या फिर जब आपका स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, उसके जरिए भी सॉल्ट बहुत एक्सेस अमाउंट में जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। सॉल्ट, ठीक है, स्वेट की फॉर्म में निकलता है वेस्ट बहुत सारा आपका, जिसमें ये मिनरल्स, यूरिया वगैरह, यूरिक एसिड, ये सब आपके वेस्ट, कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं आपकी बॉडी में जो बहुत एक्सेस अमाउंट में होते हैं, वो उसके जरिए, स्वेट के जरिए निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, और ये भी एक होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। एक्सक्रीशन होगी तो वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर कैसे होंगे? जीरो, जीरो होंगे। एक्सक्रीशन का प्रोसेस ही नहीं होता तो आपकी वेस्ट, आप जो वेस्ट होगा वो आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा। एक्सक्रीशन का प्रोसेस ही नहीं हो रहा, मतलब वेस्ट आपकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। जब वेस्ट बढ़ता जा रहा है तो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा। एक्सक्रीशन होता जा रहा है, वेस्ट बाहर जाता जा रहा है, एक्सक्रीशन होती जा रही है, वेस्ट बाहर जाता जा रहा है। जैसे जैसे वेस्ट के लेवल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी से एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है और वेस्ट को बाहर निकाला जा रहा है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा रहा है। सिंपल, इसमें कोई इतना मुश्किल बात थी नहीं। अब आपने क्या करना है, ये मार्क करें। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ, ये आप मार्क करें। यहां से लेकर ये पूरा हेडिंग किसकी आएगी? हेडिंग आएगी थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, दिस इज द हेडिंग। फिर आपने ये लाइन लिख ली है, देयर आर थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल और 100% चांस है कि ये आएगा पेपर में और पूछ लिया जाएगा। और बहुत स्कोरिंग एरिया है, ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। अगर आपके पास ये आता है तो आपको बड़ा खुश खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्कोर आराम से कर सकते हो, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसको भी आप रीड कर लो। तो अगर कोई मसला हो तो वैसे पूछ लेना, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखें, अब जब, अगर हमारी तो नहीं खैर, हम तो अपनी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। हमारे लंग्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो, अब मैंने आपको जब रेस्पिरेशन में पढ़ाया हुआ है कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के अंदर आती है, फिर वो एक्सक्रीट आउट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? वेस्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, एल्वेलाई के अंदर। अगर हम अपनी बात करें, अभी ये प्लांट्स की एग्जांपल इसमें दी हुई है तो हम अपनी बात करते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं तो क्या होता, एक लम्हे के लिए, एक माइक्रो सेकेंड के लिए वो एल्वेलाई के अंदर स्टोर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वो हमारी नोज के जरिए से बाहर आ जाती है। जब हम सांस को बाहर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्चुअली बाहर आ रही होती है, और हम जो इनहेल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है। ठीक है,
अच्छा वैसे फिर यही काम एक्सक्रीशन जो है, कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही होती है, ये हमारी बॉडी का प्रोसेस है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एट द डे टाइम प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन सेल्स एंड रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग सेल्स। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं, जो जो ग्रीन कलर का पार्ट है, अब आप ये सोचोगे कि कौन सा पार्ट ग्रीन नहीं होता प्लांट्स का, बिल्कुल नहीं होता। रूट्स ग्रीन होती हैं कभी? नहीं होती। तो रूट्स में फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। फ्लावर्स, क्या ग्रीन फ्लावर होता है, लेकिन ग्रीन फ्लावर का मतलब ये नहीं कि ग्रीन उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो किसी और वजह से ग्रीन होता है जो ग्रीन फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स जो आप प्लांट्स के अंदर होते हैं, या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो प्लांट्स के ऊपर लगे होते हैं, बहुत सारे ग्रीन होते हैं, बहुत सारे ग्रीन नहीं होते। ठीक है, तो ये सारे सिर्फ हम ज्यादा बात करें तो स्टेम हो गया या लीफ हो गया, ये ग्रीन होते हैं। बाकी फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट्स वगैरह, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो ग्रीन नहीं होते। तो जो जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है ना, वहां पे सिर्फ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैं आपको डिटेल में अब नहीं बताऊंगा। अगर आपको देखना है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो आप काइंडली चैप्टर नंबर जो बायोएनर्जेटिक्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 7 हो शायद, जो नाइन्थ का चैप्टर नंबर 7 है बायोएनर्जेटिक्स, तो उसमें फोटोसिंथेसिस डिटेल में पढ़ा हुआ है आपने। तो काइंडली आप वहां से रेफर कर लीजिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख लें कि ग्रीन लिविंग सेल्स के अंदर जो है, वो ग्रीन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। बाकी रेस्पिरेशन जो होती है वो लिविंग सेल्स के अंदर होती है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, प्लीज इससे पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है वो रेस्पिरेशन का चैप्टर है। रेस्पिरेशन के चैप्टर को समझ लीजिएगा, उसके बाद टर्म्स आप लोग, क्योंकि अब अगर मैं इन टर्म्स पे दोबारा टाइम लगाऊंगा तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, रिकॉर्डिंग भी बड़ी होगी, ये सुनने में भी आपको बोरियत होगी, क्योंकि थ्योरी का सब्जेक्ट ना, इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको जल्दी जल्दी और अच्छा समझा दूं। ठीक है। अच्छा, फिर ये है, व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी हायर देन रेस्पिरेशन द प्लांट गेट एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन द एयर थ्रू स्टोमेटा। इसमें ये है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं और फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के जरिए, और ऑक्सीजन को स्टोमेटा के जरिए बाहर भेज देते हैं। अब स्टोमेटा क्या होता है ये भी काइंडली आप इससे पहले वाले चैप्टर में देख लें, या आपको एक 9th क्लास में भी चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसमें देख लें। तो मैं इन टर्म्स को दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है, आप लोग प्लीज उस उन चैप्टर से रिफर कीजिएगा। At night, plant can only perform respiration. Only carbon dioxide is produced, which is removed by the process of diffusion through body surface. अच्छा, इतना आसान ही है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। देखिए, मैं आपको इसका एक समरी बता रहा हूँ। देखो, डे टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाए और फूड बनाया जाए। लेकिन नाइट टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सनलाइट नहीं होती। ठीक है, सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। जब ये प्रोसेस नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड भी का यूज भी नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ फॉर्म ऑफ वेस्ट, तो इसको जमा करना प्लांट की बॉडी के लिए भी हार्मफुल होगा, तो प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है इसको नाइट टाइम में भी। नाइट टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को इनहेल कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आपने ये वाला काम करना है, एक्सक्रीशन इन एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे ये नोट आ सकता है बिल्कुल। 3 to 4 मार्क्स का ये पूरा नोट लिख दीजिएगा। इसमें कोई जैसे छोटा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बहुत ऑलरेडी इतना सा है। ठीक है, अब आप लोगों को खुद ही जो है वो इसको लर्निंग करनी है। ठीक है। फिर है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अच्छा हाँ, अब प्लांट्स की बॉडी में मैंने आपको ट्रांसपायरेशन बताया था। ट्रांसपायरेशन में एक बार फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि लीफ के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। अगर उन स्टोमेटा से वाटर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, वाटर वेपर की फॉर्म में, किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में, तो वो ट्रांसपायरेशन होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे आपको ड्रॉप्स दिख रहे हैं, ड्रॉप्स,
कुछ वाटर वेपर की फॉर्म में नहीं निकलता, वो ड्रॉप्स की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, ये रहा। गटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में निकलता है। मार्जिन ऑफ लीव्स, ये जो लीव का बॉर्डर है ना, इसको मार्जिन कहते हैं, इस मार्जिन से निकलता है ये गटेशन। ट्रांसपायरेशन यहाँ से होता है, ये दिख रहा है ऊपर का जो सरफेस है ना, यहाँ से ट्रांसपायरेशन होती है, यहीं पे स्टोमेटा होता है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है हाइडाथोड्स। क्या कहा जाता है? हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स की वजह से प्लांट्स वाटर को रिलीज करते हैं ड्रॉप्स की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। वेपर की फॉर्म में ट्रांसपायरेशन होती है और गटेशन लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, गटेशन के जरिए ज्यादा वाटर निकलता है, ट्रांसपायरेशन के जरिए कम वाटर निकलता है। ठीक है। अच्छा, हाँ, जो नॉर्मली प्लांट्स आपको नजर आएंगे इनमें गटेशन नहीं होती, इनमें ट्रांसपायरेशन होती है। गटेशन उन प्लांट्स में होती है जो कंटिन्यूसली वाटर में ही रहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर, अंदर की बात नहीं कर रहा, जो वाटर समंदर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, आपने कभी देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जब झील वगैरह के करीब जाओ ना, तो झील वगैरह के करीब कुछ ऐसे फ्लावर्स, कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे वाटर लिली हो गया, वाटर लोटस हो गया। ये सारे जो है ना, वो प्लांट्स वाटर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ। अभी हम ये पढ़ लेते हैं, गटेशन और ट्रांसपायरेशन में समझ आया ना फर्क? गटेशन ये होती है, गटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है। हाँ, और दूसरा ये है कि गटेशन जो ट्रांसपायरेशन सिर्फ डे टाइम में होती है ये, और गटेशन जो है वो हमेशा नाइट टाइम में होती है। ये बात याद रखने वाली है। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, ट्रांसपायरेशन, सबसे पहले ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की हेडिंग, फिर गटेशन यहां से लेकर यहां तक, गटेशन की हेडिंग। ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें तो जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कुछ इनसॉल्यूबल वेस्ट निकालते हैं, मतलब कुछ वेस्ट निकलता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर से, वो निकलता है स्टेम्स से। स्टेम जो होती है ना, प्लांट की स्टेम जो होती है, स्टेम समझते हो ना, सबको पता है ना स्टेम? स्टेम से कुछ निकलते हैं। जैसे यहाँ पे लीफ लगे हुए हैं, ये यहाँ पे, अगर मैं लीफ, यहाँ पे लीफ लगा हुआ है, ये लीफ हो गया। ठीक है, ये लीफ हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेम है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये स्टेम, यहाँ पे पोर्स होते हैं। जैसे लीफ के ऊपर के पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इस तरह से स्टेम के ऊपर के पोर्स को कहते हैं लेंटिसल्स। क्या कहते हैं? लेंटिसल्स। और इन लेंटिसल्स के जरिए कुछ ऐसे हार्मफुल वेस्ट निकलते हैं, जैसे कि लेटेक्स, रेजिन, गम्स। कभी कभी आपने रबर निकलते हुए देखा होगा, वो रबर भी एक फॉर्म ऑफ वेस्ट ही होता है। वो भी कहाँ से निकलता है? स्टेम से। ठीक है। कभी कुछ प्लांट्स में एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, वो निकलता है। ठीक है। वो सब क्या होता है? वो सब एक वेस्ट होता है, और वो वेस्ट जो है वो स्टेम्स के ऊपर पोर्स होते हैं, जिसे कहते हैं लेंटिसल्स, और लेंटिसल्स ही इन वेस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है। अब लेंटिसल्स की हेडिंग डाल के, लेंटिसल्स की हेडिंग डाल के आपने यहां से लेकर यहां तक नोट लिख देना है, लेंटिसल्स तक। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं इस पे, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। बहुत इजी है। देखो, अब जो मैं अभी आपको बात बता रहा था, हाई, अभी गटेशन क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब वाटर और फाइटा मतलब प्लांट्स।
ठीक है। अच्छा, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कंप्लीटली वाटर में रहते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मैं वाटर लिली की बात कर रहा था, ये आपको वाटर में दिख रहे हैं। मतलब ये वाटर में जितना ज्यादा रहेंगे, ये रहा वाटर लिली एग्जाम्पल भी है, जितना हाइड्रिला एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ कंप्लीटली पानी के अंदर होते हैं, झील वगैरह के अंदर। समंदर की बात नहीं कर रहा मैं झील फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूँ। जो फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी होता है, ठीक है, खारा पानी नहीं। समंदर के पानी की बात नहीं कर रहा। वहां पे इस तरह के प्लांट्स कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि समंदर के जो पानी होता है उसमें सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है। फ्रेश वाटर में सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा नहीं होता। ठीक है, जब भी ये प्लांट सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन सी वाटर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, ये याद रखना। जब भी वहां पे दूसरे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रो का मतलब वाटर, फाइट्स का मतलब प्लांट्स। तो वाटर प्लांट्स को जो वाटर के वो ऐसी कंडीशन में रहते हैं जो कि कंप्लीटली वाटर डिपेंडेंट हो, उसको वाटर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है। और अच्छा, फिर जाहिर सी बात है, इन प्लांट्स के अंदर वाटर की ज्यादती भी होगी। तो इन प्लांट्स को कंटिन्यूअसली वाटर को बाहर भी निकालना है, क्योंकि इनको भी तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है या नहीं, ऑस्मो रेगुलेशन इन्हें भी तो मेंटेन करना है। तो ये जो है वो गटेशन के थ्रू और ट्रांसपरेशन, इनके अंदर दोनों होती है, ट्रांसपरेशन भी होती है और गटेशन भी होती है, ताकि एक्सेस वाटर जितना आता जाए वो निकलता जाए। सिर्फ उतना वाटर ये रखें जितना इनकी बॉडी को जरूरत है। ठीक है। अब ये हाइड्रोफाइट्स भी मार्क कर लें। ठीक है, पहले यहां से लेकर यहां तक मार्क करना है अपने। ठीक है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, ये पहले हेडिंग आएगी। फिर यहां से लेकर यहां तक पॉइंट नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर 2, यहां से लेकर यहां तक 2। फिर ये वाला पॉइंट 3। अच्छा, फिर ये भी पूरा और ये भी पूरा 4 और 5, ये पूरा। ठीक है, ये अब आपने पढ़ लेना है। ठीक है। अच्छा, इन आपने एक चीज और नोट करी होगी, इनकी जो रूट्स होंगी वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं, यानी कि ये रूट्स कंप्लीटली पानी के अंदर ही रहती हैं। मतलब ये जो है वो जमीन के अंदर तो होती नहीं है, पानी के अंदर रूट्स होती हैं, तो कंप्लीटली डेवलप नहीं होती, सही नहीं होती। जैसे नॉर्मल प्लांट्स की होती है ना, वैसे आपको रूट्स इन प्लांट्स की नजर नहीं आएगी। इनके इनके जो लीफ होंगे ना वो बहुत बड़े बड़े होंगे, ब्रॉड लीव्स होंगे। और इनके अंदर गटेशन और ट्रांसपरेशन का प्रोसेस ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स लाजमी लिखिएगा। हेलोफाइट्स, इसके बाद आ जाते हैं हेलोफाइट्स। आपने हेलोजिन का नाम सुना है? हेलोजिन, केमिस्ट्री में हेलोजिन, हेलोजिन का मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, हेलोजिन। ठीक है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन। इसी तरह हेलोफाइट्स, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हेलोजिन सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। तो इस तरह हेलोफाइट्स यानी कि सॉल्ट प्लांट्स, जो अपने अंदर सॉल्ट स्टोर करके रखते हैं, जो अपने अंदर सॉल्ट स्टोर करके रखते हैं, ऐसे प्लांट्स को हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है। तो हेलोफाइट जो है वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे जमीन कैसी है, सॉल्टी जमीन है, मार्शी जमीन है। मार्शी का मतलब जैसे जहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है, या सॉल्टिश वाटर। जैसे समंदर के करीब आप देखते हो, जब आप सी व्यू जाते हो या कहीं भी ऐसी जगह जाते हो, तो आप देखते हो जहां जहां समंदर का पानी आ रहा होता है, जिन जिस जिस रेत पे, या जो अगर आप हॉक्स पे गए हो या जहां पे भी गए हो, तो वहां पे समंदर का पानी जहां जिधर तक ग्राउंड को टच करता है, वहां की जमीन ना बहुत ऐसी हो जाती है, जैसे दलदल होता है ना, आप अपना पाँव रखो तो थोड़ा नीचे बैठने लगता है पाँव। तो ऐसी जमीन को मार्शी जमीन कहते हैं, सॉफ्ट कह लो, आप ये समझो, सॉफ्ट। ठीक है।
इन प्लांट्स के अंदर जैसे ये हेलोफाइट्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, हेलोफाइट्स, ये हेलोफाइट्स हैं, ये भी प्लांट्स पानी के अंदर ही होते हैं तकरीबन, लेकिन ये सॉल्टिश वाटर के अंदर, सॉल्टी ग्राउंड्स के अंदर इनको देखा जाता है। इनके पास वेल डेवलप रूट होती है, इनके पास गटेशन भी होता है, इनके अंदर ट्रांसपिरेशन भी होता है, लेकिन हाइड्रोफाइट से कम होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सॉल्ट, इनके अंदर सॉल्ट स्टोर होता है, इनकी बॉडी में स्पेशल किस्म के पार्ट्स होते हैं जिनको सॉल्ट ग्लैंड्स कहा जाता है, इसके अंदर सॉल्ट को स्टोर करते हैं और फिर इसके जरिए ये ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। अब ये प्रोसेस क्या है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स में बस इतना ही है, तो आप इतना याद रखिए। ठीक है, तो ये वाला आप काइंडली पूरा ही करिएगा, ये पहले पॉइंट नंबर 1। ठीक है, फिर 2, 3, 4 पूरा पूरा, ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कटवाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 ये, ठीक है। अब इसके बाद मीजोफाइट्स। अच्छा, मीजोफाइट्स पहले मार्क कर ले, मीजोफाइट्स तो बहुत छोटा सा है, तो ये काइंडली पूरा होगा। मीजोफाइट्स नॉर्मल, जो नॉर्मल आपको नजर आते हैं आपके घरों के आगे, बाग में, क्यारियों में, नॉर्मली रोड पे जो होते हैं, ठीक है, फुटपाथ पे जो होते हैं, वो सारे मीजोफाइट्स होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर इनको चाहिए, इनके पास वेल डेवलप रूट्स होती हैं, मॉडरेट टेम्परेचर पर रहते हैं, मॉडरेट वाटर चाहिए इनको, ज्यादा ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। ठीक है, और ये मीजोफाइट्स जो है वो आपके नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर गटेशन नहीं होता, ये याद रखिएगा। इनके अंदर सिर्फ क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है। ये बात नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। जीरोफाइट्स, फिर जीरोफाइट्स कहते हैं ऐसे प्लांट्स जो कि जीरो, जीरो का मतलब, जीरो का मतलब है वाटर, जीरो कंडीशन, जीरो, जीरो वाटर, जो कि जीरो वाटर के कंडीशन में रहते हैं, या लो वाटर कह लो आप, ठीक है। तो ये प्लांट जीरो वाटर कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा ना होने के बराबर, जैसे डेजर्ट्स वगैरह में, रेगिस्तान वगैरह में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। और ये प्लांट जो है वो डेजर्ट वगैरह में ग्रो करते हैं, या खाई वगैरह के अंदर ग्रो करते हैं, ताकि, और इनके इनके अंदर स्पेशल खूबी होती है कि इनके अंदर वाटर पहले से स्टोर होता है, ये अपने अंदर स्टोर करते हैं, पहले से ही स्टोर्ड होता है इनके अंदर। ठीक है, इनके अंदर पहले से ही वाटर स्टोर्ड होता है। ठीक है, इनके अंदर वाटर पहले से ही स्टोर्ड होता है, ये याद रखिएगा। और सिर्फ इनमें यह बात याद रखने वाली क्या है कि ये कहाँ पे रहते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पे वाटर नहीं होता, जीरो, जीरो वाटर, जहाँ पे बिल्कुल वाटर नहीं होता। इनके अंदर रूट सिस्टम भी प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, बहुत नीचे तक इनकी रूट्स होती हैं, बहुत जमीन के अंदर तक धसी हुई होती हैं। ठीक है, इनके अंदर स्टोमेटा नहीं होता, इनके अंदर कांटे होते हैं। आपने एक बात नोट करी होगी, कैक्टस वगैरह जैसे इसके ऊपर है ना, ये नजर आ रहा है, इसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं, कांटे इस वजह से होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ना हो। ठीक है, इनके अंदर गटेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता, इनके अंदर ट्रांसपायरेशन का भी प्रोसेस नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इनके अंदर सक्यूलेंट ऑर्गन्स होते हैं, सक्यूलेंट का मतलब जूसी ऑर्गन्स होते हैं, वेट ऑर्गन्स होते हैं जिसमें वाटर स्टोर होता है, ताकि वाटर की कमी इनकी बॉडी में ना हो। अभी आप ये सोचेंगे वाटर इनकी बॉडी में आता कैसे है, बेटा ये नेचुरल इनकी बॉडी में पहले से होता है। या ये क्या करते हैं, रेगिस्तान में बहुत 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 थोड़े बहुत मतलब अरसे अरसे बाद बारिश होती है, तो जब जब बारिश होती है ये उसी वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, और सालों रखते हैं अगली बारिश तक। ठीक है जी, अल्लाह ने इनकी अंदर ये कुदरत पहले से ही, ये नेचुरल चीज पहले से ही इनके अंदर पैदा करी है। ठीक है, अच्छा, ये जीरो फाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। जीरो फाइट्स यहाँ से लेकर पहले आपने यहाँ तक करना है, ग्रो इन डेजर्ट तक, ठीक है, या एटीट्यूड तक, बल्कि रुक जाएं, रुक जाएं, पहले इसको मैं रब कर देता हूँ दोबारा।
ये आप कर लीजिएगा यहाँ से लेकर प्लांट से लेकर एल्टीट्यूड तक, और उसके बाद ये वाला पूरा करिएगा, ये वाला पूरा करिएगा। ठीक है, ये यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वाला भी पूरा कर लीजिएगा काइंडली, क्योंकि अब इससे मजीद मैं शॉर्ट नहीं करा सकता क्योंकि पूरी पूरी बातें लिखी हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, या वो दो दो करके पूछ सकता है। ठीक है, या किसी एक पे नोट लिखने को दे सकता है, तो आपको आना चाहिए। अब ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स में क्या होता है, मैंने वही बताया। आप जो हम जैसे एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक का मतलब जो वाटर पे रहते हैं। सब अपनी अपनी बॉडी में वाटर और मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करते हैं। उसका प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस के नाम, मतलब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेशन दो किस्म मतलब एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, पहले एक्वेटिक एनिमल्स के लिए पढ़ रहे हैं, फिर हम उसके लिए पढ़ रहे हैं। देखो, कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि मैरीन एनिमल्स होते हैं, जो कि मैरीन वाटर में रहते हैं। मैरीन वाटर में जो जो एनिमल्स रहते हैं, जो जो मैरीन वाटर में रहते हैं, हाँ, या फ्रेश वाटर में रहते हैं, सब अपनी अपनी बॉडी में वाटर को मेंटेन करते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं, तो फ्रेश वाटर में सॉल्ट की क्वांटिटी कम होती है, वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो होता यह है कि जो इनकी बॉडी के अंदर, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन होती है। हाइपरटोनिक, बराए मेहरबानी काइंडली चैप्टर नंबर जो मैंने सेल पढ़ाया था, सेल साइकिल बोल रहा हूँ, सॉरी, द सेल पढ़ाया था, उसमें मैंने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ये तीन सॉल्यूशंस पढ़ाए हुए हैं। वीडियो पॉज करके ये वाली आप पहले उन चैप्टर्स पे जाएं, और उन चैप्टर्स में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक वाले वीडियोस को देख लें। मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हाइपरटोनिक, अगर किसी को बहुत डिटेल में समझना है तो वहां से समझ लें, लेकिन मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता रहा हूँ। हाइपरटोनिक ऐसा वाटर ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी, सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। हाइपोटोनिक में सॉल्ट की क्वांटिटी कम होती है। आइसोटोनिक में वाटर और सॉल्ट की क्वांटिटी बराबर होती है। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। अब होता यह है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, यानी कि इनके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब बाहरी कैफे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं, फ्रेश वाटर फिश है फॉर सपोज, ये फ्रेश वाटर फिश है, इसकी बॉडी में सॉल्ट की, एस फॉर सॉल्ट, सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा है, और ये बाहर पानी में रह रही है। पानी में सॉल्ट की क्वांटिटी क्या है, कम है। अब होगा क्या कि जो वाटर होगा, अब यहाँ पे वाटर भी होगा ना, है ना। जब यहाँ पे सॉल्ट की क्वांटिटी कम है, तो वाटर की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी ना, और यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम होगी इनकी बॉडी में। तो होगा ये कि डिफ्यूजन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस। यहाँ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, ये वाटर चला जाएगा, क्योंकि देखो, वाटर वो वाहिद सब्सटेंस होता है जो इजिली ट्रेवल कर लेता है। सॉल्ट को ट्रेवल करने में मुश्किल होती है, तो हमेशा जो आसान चीज होती है, जिसको ट्रेवल करने में मुश्किल नहीं होता, जिसको इधर से उधर जाने में मुश्किल नहीं होता, वो है वाटर।
तो जब भी मैं वाटर की एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉल्ट भी होता है लेकिन मैं वाटर की एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। वाटर इनकी बॉडी में ज्यादा जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, क्योंकि इनकी बॉडी में हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा ना, याद है ना डिफ्यूजन का प्रोसेस, तो होगा ये कि इनकी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा वाटर की क्वांटिटी होगी तो ये जो यूरिन बाहर निकालेंगे ना, ये जो यूरिन बाहर निकालेंगे, इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी और सॉल्ट की क्वांटिटी कम होगी। जब भी ऐसे यूरिन को डाइल्यूट यूरिन कहते हैं, ठीक है। डाइल्यूट होता है इनका यूरिन। और मैरीन वाटर की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मैरीन वाटर के अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी कम होती है, सॉरी मैरीन वाटर की बात करो, मैरीन वाटर एनिमल्स। अब यहाँ पे अगर मैं मैरीन वाटर फिश बनाऊं, तो मैरीन वाटर के अंदर, ये मैरीन वाटर है, मैरीन वाटर के अंदर यानी कि सी वाटर, सी वाटर के अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है। यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी, इनकी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी और सॉल्ट की क्वांटिटी कम होगी। तो वाटर यहाँ से निकल के बाहर जाना चाहेगा। जब वाटर बाहर जाना चाहेगा तो इनकी बॉडी में वाटर कम होता जाएगा। जब वाटर कम होगा इसका मतलब ये इनको वाटर के लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। इस चक्कर में ये कंसंट्रेटेड यूरिन बाहर निकालते हैं। कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि ऐसा यूरिन जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम हो, ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके, वाटर के लेवल डिस्टर्ब ना हो सके, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स भी हो गया, मैरीन एनिमल्स भी हो गया और प्लांट्स भी हो गया। अच्छा, फिर यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात करते हैं। देखते देखें, मैंने आपको वैक्यूल पढ़ाया था। अब वैक्यूल नहीं पूछिएगा, ये नहीं सोचिएगा वैक्यूल क्या होता है। काइंडली चैप्टर्स को रेफर किया करें, रिवाइज करके रिकॉर्डिंग्स को देखा करें, ताकि फिर आप लोगों को समझ आए। वैक्यूल, अब कोई ये समझ नहीं आ रहा किसी को वैक्यूल क्या है, तो वैक्यूल एक सेल का पार्ट होता है। यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर अगर वाटर ज्यादा हो जाए तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सेल का एक पार्ट है, उसके जरिए ये वाटर को बाहर निकालते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये एग्जांपल है, ये लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है। और अगर मैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करूं, तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, डाइल्यूट यूरिन बाहर निकालते हैं जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में सब आ जाते हैं, ठीक है। किसी स्पेसिफिक एनिमल्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सॉल्ट का लॉस हो रहा है, अगर सॉल्ट हमारी बॉडी, मतलब अभी यहाँ पे फिशेस की बात करें तो फिशेस की बॉडी में सॉल्ट का अमाउंट कम होता जा रहा है। तो अगर सॉल्ट का अमाउंट कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जो सॉल्ट बाहर वाटर के अंदर होगा ना, उसको ये एब्जॉर्ब करेंगे अपने गिल्स के जरिए। गिल्स क्या होते हैं? अब गिल्स भी फिशेस की बॉडी पे होते हैं, इनके ऊपर वाले हिस्से में होते हैं, इनके मुंह के पास गिल्स होते हैं। कभी देखिएगा गौर से, फिशेस के ऊपर गिल्स होते हैं। ये फिश है ना, यहाँ पे होते हैं गिल्स, ये वाला हिस्सा गिल्स कहलाता है। यहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं। फिर जो बाहर वाटर होता है, वाटर के अंदर सॉल्ट होता है ना, अगर सॉल्ट की कमी होती जा रही होती है तो इस सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने लगते हैं यहाँ गिल से, ठीक है। इससे इसके जरिए सॉल्ट को मेंटेन, सॉल्ट लेवल्स को मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे देख लें, देखो कुछ फिशेज होती हैं जो बोनी फिशेज होती हैं। बोनी का मतलब होता है जो कांटों वाली फिश होती है, जो आप खाते हो नॉर्मली, वो बोनी फिशेज होती हैं। कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जो कार्टिलेजिनियस फिशेज होती हैं, जिसमें कार्टिलेजेस होते हैं, जैसे शार्क हो गई, ठीक है। इनमें कार्टिलेजेस होते हैं, इनमें कांटे नहीं होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फिश होती हैं, जरूरी नहीं है बड़ी फिश हमेशा कार्टिलेजिनियस फिश ही होती है, ठीक है। फिर कुछ होते हैं जो वाटर में ऑस्को कन्फर्मर्स। ऑस्को कन्फर्मर्स क्या होते हैं, अब ये सुन लें। जो बोनी फिशेस होती है ना, ये क्या क्या करेंगी? देखो फिशेस, आपको पता है फिशेस सॉल्टी वाटर में भी रहती हैं, मैरीन वाटर में भी रहती हैं और फ्रेश वाटर में भी रहती हैं।
तो या तो ये डाइल्यूट यूरिन निकालेंगी या फिर ये कंसंट्रेटेड यूरिन निकालेंगी ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। कार्टिलेजिनियस फिशेस क्या करती हैं, जो फिशेस या शार्क होती है ना, जो बड़ी बड़ी, मतलब शार्क की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि शार्क इज अ कार्टिलेजिनियस फिश, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, अपनी बॉडी में एक कंपाउंड को स्टोर करती हैं जिसे कहते हैं यूरिया। और यूरिया, अब इसका प्रोसेस नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये बात लिखी हुई है कि यूरिया को स्टोर करती हैं क्या करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। देखो बच्चों, कुछ बातें आपको ऐसी याद करनी ही पड़ेंगी। आपको मजीद मैं डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि आपका आपका वो लेवल अभी नहीं है, जब तक आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं आओगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपकी मतलब इतने एक एक लाइन लिखी हुई है, आप देखें, हैविंग हाई सॉल्ट स्टोरिंग यूरिया इनसाइड, यानी कि अब ये इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस में ये बात बताई हुई है कि यूरिया को स्टोर करती हैं और फिर ही ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है, या फिर कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है उसको स्टोर करते हैं। ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड को खाते हैं, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा होता है, ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स को स्टोर करते हैं और उसी को खाया जाता है ताकि वाटर को या फिर ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर करवाया जा सके, यूरिया को स्टोर करके या नाइट्रोजन कंपाउंड्स को खाकर। अब ये प्रोसेस कैसे होता है इनकी बॉडी में, इसका कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको जितना मैं बता रहा हूँ आपने उतना याद रखना है, ठीक है। फिर ऑस्को कन्फर्मर्स, आइसोटोनिक में मैंने आपको बताया वाटर और सॉल्ट की क्वांटिटी बराबर होती है, ठीक है। ऑस्को कन्फर्मर्स ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पे वाटर और सॉल्ट की क्वांटिटी बराबर होती है, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये ऑस्को कन्फर्मर्स रहते हैं, ठीक है। और इनको कोई एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती क्योंकि बाहर भी वाटर का लेवल मेंटेन होता है, इनकी बॉडी के अंदर भी वाटर का लेवल मेंटेन होता है, दोनों के अंदर वाटर और सॉल्ट का लेवल बराबर होता है, तो इनको ऑस्मो रेगुलेशन की एज सच इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी में पहले से ही सॉल्ट और वाटर के लेवल्स मेंटेन्ड होते हैं, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रहते हैं जिसमें वाटर और सॉल्ट की क्वांटिटी ऑलरेडी मेंटेन्ड होती है। अब आप इस पे नोट लिखेंगे, ठीक है, गौर से सुनना है। यहाँ से आपने शुरू करना है, ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, ये हेडिंग है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ये पूरा, ठीक है। ये कुछ कट नहीं है, याद रखिएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉलम्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल कंडीशन, व्हाट इज टेरेस्ट्रियल कंडीशन, टेरेस्ट्रियल मैंने भी बताया लैंड एनिमल्स। अब ये कैसे अपनी और ऑस्मो रेगुलेशन को के लेवल्स को मेंटेन करते हैं, ये मैं बता देता हूँ। देखो, जो बाहर हम लोग बाहर लैंड पे रहते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर खतरा ये होता है कि अगर आप वाटर को बाहर रख दो तो थोड़ी देर बाद देखोगे थोड़ा थोड़ा वाटर आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होने लगता है। अगर धूप तेज हो तो वाटर जल्दी एवेपोरेट होता है, सर्दियों में देर से एवेपोरेट होता है। तो ऐसे अगर खुला वाटर रखा जाए तो मतलब क्या होगा, वाटर एवेपोरेट होगा। अगर आपकी बॉडी पे स्किन नहीं होती, स्किन प्रोटेक्ट कर रही है ना हमें। अभी पहले मैं बता देता हूँ कि इनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। देखो, जो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे इंसेक्ट्स वगैरह, उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, हमारी बॉडी के ऊपर स्किन होती है वाटर के लॉस को रोकने के लिए, ताकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर के लॉस को रोका जाए। स्किन नहीं होगी, अगर इमेजिन करो हमारी बॉडी के ऊपर स्किन नहीं होती तो क्या वाटर एवेपोरेट होता रहता हमारी बॉडी से, है ना। मसल्स के अंदर जो वाटर है स्टोर्ड है सेल्स के अंदर, क्या वो वाटर इवेपोरेट होता रहता और इवेंचुअली हमारी बॉडी से वाटर की कमी होती जाती और हम जिंदा नहीं रह पाते।
तो अल्लाह ताला ने सोच समझ के हमारी बॉडी के ऊपर स्किन लगाई ताकि हम ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को मेंटेन रख सकें। और इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन लगाया, स्केलेटन जो आउटसाइड द बॉडी होता है, ताकि एक्सोस्केलेटन भी यही काम करता है, वाटर की लॉस को रोकता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद फिर कभी-कभी होता है कि किडनीज और रेक्टम के अंदर जब या रेक्टम के अंदर जब फूड स्टोर होता है, अब रेक्टम नहीं पूछना क्या होता है या रेक्टम के बारे में नहीं पता तो डाइजेशन वाले चैप्टर में रेक्टम का बताया हुआ है। रेक्टम आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जहाँ पे आपका वेस्ट थोड़ी देर स्टोर होता है। या किडनीज क्या करती हैं, वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे वाटर की कमी हो रही होती तो किडनीज और रेक्टम आपकी बॉडी के अंदर वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं। फिर आपकी स्किन के नीचे फैट्स होते हैं, जो चर्बी होती है ना, अगर उनको कैटाबोलाइज कर दिया जाए, कैटाबॉलिज्म उनका करवाया जाए तो वो ब्रेक हो जाते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब तोड़ देना, फैट्स को तोड़ देना। फैट्स को तोड़ने के बाद उनके अंदर वाटर, जब फैट्स को तोड़ते हैं ना तो वाटर निकलता है। वाटर निकलेगा तो वाटर को फिर स्टोर करवाया जाता है ताकि वाटर की कमी ना हो। अच्छा, अगर वाटर कम हो रहा है तो फैट्स कैटाबॉलिज्म मतलब फैट्स के ऊपर कैटाबॉलिज्म करवाया जाएगा ताकि वाटर जो है वो स्टोर करवाया जा सके। ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं ना, कैमल्स, कैंगरूज, जो डेजर्ट में रहते हैं, ये अपनी बॉडी में फैट्स की कैटाबॉलिज्म ही कर रहे होते हैं ताकि इनकी बॉडी में फैट्स इतने होते हैं कि फैट्स टूटते हैं और फिर इनकी बॉडी में वाटर बनता रहता है। फैट्स टूटेंगे तो वाटर प्रोड्यूस होगा। प्रोसेस क्या है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है। वाटर स्टोर, फिर उसी वाटर को स्टोर करवाया जाएगा ताकि वाटर के लेवल को मेंटेन करवाया जा सके, वाटर ज़्यादा की कमी ना हो। अच्छा, ये आपके सेल के अंदर एक और एक पार्ट होता है पर ऑक्सीजोम्स, ये करवाता है। फैट्स की कैटाबॉलिज्म कौन करवाता है? पर ऑक्सीजोम सेल का पार्ट है। ठीक है, कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग वाटर और यूजिंग लिक्विड फूड, या तो वाटर, अब आपको ज़्यादा प्यास लगती है तो आप वाटर पानी पीते हो या लिक्विड फूड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो कुछ बेसिक चीज़ हो गई ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन की हेडिंग आएगी यहाँ पे, और यहाँ से लेकर फिर आपने यहाँ तक ये पूरा करना है, पूरा। ठीक है, ये सब आएगा। ओके, अब आगे आ जाएं। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन इतनी आसान है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट, इस तरह, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हो गई। जो वेस्ट, हार्मफुल वेस्ट होंगे उनको बाहर निकालना, ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या कोई मुश्किल बात है? नहीं। अच्छा, फिर है ये, आप बाकी सब आपने खुद पढ़ लेना है क्योंकि ये इतना कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ बताया हुआ है क्या क्या हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में नहीं चाहिए होते हैं तो उनको बाहर फेंका जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अच्छा, जैसे हाँ, ये आता है एमसीक्यूज में, बिल्कुल आ सकता है। ये कुछ एनिमल्स के नाम है, प्लेनेरिया, अर्थवर्म, कॉकरोच, वर्टिब्रेट्स। ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसे वर्टिब्रेट्स की बात करें हम, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, हमारी बॉडी में क्या होती है? किडनीज होती हैं। हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? नाइट्रोजन कंपाउंड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और कहाँ से? ब्लड में से ये सारी, ये सब आता है, ब्लड में से आता है। ब्लड में आ जाता है, फिर किडनी वगैरह इसको प्यूरिफाई करती हैं और ब्लड को अलग करती हैं और वेस्ट को अलग करती हैं। ठीक है, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। इसी तरह कॉकरोच के अंदर मेलिफिजियन ट्यूब्यूल्स, यूरिक एसिड, ठीक है, पैलेट्स, हीमोलिम्फ होता है इनके अंदर, ब्लड नहीं होता। ठीक है, कहाँ से आता है? हीमोलिम्फ में। हीमोलिम्फ प्यूरिफाई होता है, फिर इसके अंदर से ही निकलता है। इसी तरह अर्थवॉर्म में मेटानेफ्रीडिया होता है और ये डाइल्यूट यूरिन इनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है। और इनकी बॉडी में भी ब्लड नहीं होता, सीलोमिक फ्लूइड होता है, सीलोमिक फ्लूइड। अच्छा, इनकी बॉडी में फ्लेम सेल्स होता है, प्लेनेरिया,
या प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये नाम है। ठीक है, ये प्लेटीहेल्मिन्थिस नाम है एक एनिमल का, प्लेनेरिया भी एक और एनिमल का नाम है। ठीक है, इन सब की क्लासेस अलग अलग हैं, इन चारों की। अच्छा, प्लेनेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थिस एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं जब। ठीक है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से ये बिलोंग करता है। इसी तरह अर्थवर्म एनालिड से बिलोंग करता है, कॉकरोच आर्थ्रोपॉड से बिलोंग करता है। ये भी क्या है, ये क्लासेस हैं। नहीं पढ़ी तो परेशान नहीं होना, जिन्होंने पुरानी बुक पढ़ी है उनको पता होगा, नई बुक में ये नहीं रहा अब। तो बहरहाल जो लोग फर्स्ट ईयर में बायो पढ़ेंगे वो डिटेल में ये सब पढ़ लेंगे। अभी जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ बस आपने वही याद रखना है। फ्लेम सेल्स इनकी बॉडी में होते हैं। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में भी डिटेल नहीं दी हुई। ये मुझे हैरत है, या तो फिर ये सब दे ही ना, मतलब फ्लेम सेल्स के बारे में फर्स्ट ईयर की पूरी डिटेल है। फर्स्ट ईयर में आप पूरा डिटेल से पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। ठीक है, कैसे प्लेनेरिया का बताया हुआ है, अर्थवर्म का, कॉकरोच का, सबका बताया हुआ है। अभी सिर्फ नाम बताने में तो अपने नाम ही याद करने हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इनकी बॉडी में डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है और इनकी बॉडी में टिश्यू फ्लूइड होता है, ब्लड नहीं होता जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है। ठीक है, ये आपने इसको याद इस तरह करना है कि एमसीक्यूज में अगर आए तो आपको आ जाए। ठीक है, अच्छा अच्छा, फिलहाल मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसका दूसरा काम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक आपको काम आई होप समझ आया होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, आप वो नेक्स्ट वीडियो देखिए और चैप्टर को काइंडली जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए।